फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो किस तरह से फॉर्म की जाती हैं और किस तरह से बैलेंस की जाती हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह रखें और हमारा जो चैनल है इसको आप लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है केमिकल इक्वेशंस के ऊपर। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो बुनियादी तौर पे तो एक यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसमें सिंबल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं और वो रिप्रेजेंट करती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के यानी फार्मूले या मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल में जो कीमियाई रद्दमल है उनकी यानी ये अलामती जो है वो नुमाइंदगी कर रही होती हैं। और हर केमिकल इक्वेशन में जो है वो हमें दो चीज़ें होंगी, यानी एक हमें रिएक्टेंट साइड होगी और दूसरी जो है वो हमें प्रोडक्ट साइड होगी। यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स या मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं और वो उनको जो है वो हम ख़ास किस्म की सिंबल्स या ख़ास किस्म के जो फार्मूले हैं उनके ज़रिए हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें कुछ नंबर्स भी होते हैं, यानी सबस्क्रिप्ट या कोएफिशिएंट यूज़ किए जाते हैं और साथ में आम तौर पे एक एरो होता है कि जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है वो उनको आपस में सेपरेट कर रहा होता है, यानी अलग कर रहा होता है। यहाँ पे हमें एक मिसाल भी है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम है, तो ये रिएक्टेंट साइड है। और इसी तरह से जो हमें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें अलग यानी मिल रही है, तो ये प्रोडक्ट साइड है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज है और इसी तरह से आपको जो है वो ऑक्सीजन नज़र आ रही है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, यानी ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है तो उसके नतीजे में क्या हमें मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, यानी ये दो चीज़ें जो है वो फॉर्म हो रही हैं जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और चार एटम्स हैं सॉरी, और वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो यानी रिएक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं कि जो यानी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें हमें यानी ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो बने हुए हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रॉपर यानी फॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल जो मैंने आपको शुरू में बताया, तो यहाँ पे जो है वो हमें सोडियम के साथ जो है वो यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका जो है वो हमें रिएक्शन नज़र आ रहा है और उसमें जो है वो यानी ये जो एक किस्म की जो मसावात है उसकी निशानदेही जो है हो रही है। तो इसके लिए ये जो यानी जब भी कोई केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड जो है उसको हम जब देखेंगे तो उसमें जो हमें यानी मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमें ना होते हैं मालिक्यूल्स, तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें वही नज़र आते हैं। सिर्फ ये है कि उनकी एक किस्म की रिप्लेसमेंट होती है या चेंज ऑफ पोजीशन होगी या प्लेस जो है वो चेंज होगी और इसी तरह से हमें एक जो है वो अलग से नई चीज़ जो है वो बन के मिल मिल रही होती है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी जब कोई दो चीज़ें या तीन चीज़ें या पांच चीज़ें जो भी हैं वो आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके नतीजे में एक नई चीज़ या हमें नई चीज़ें मिल रही होती हैं जिसको हम प्रोडक्ट्स कह रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली कि ये वही है जिसमें हम देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड जो है और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। तो इस मसावा से ज़ाहिर होता है कि सोडियम और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उनकी जो है वो तश्कील यानी एक नए रद्दमल को ज़ाहिर करती है, यानी ये नई चीज़ जो है वो हमें मिल रही होती है। इससे ये भी इशारा होता है कि हर दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हैं उनके जो मालिक्यूल्स हैं उनके लिए दो सोडियम जो मालिक्यूल्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। और रद्दमल में भी यही है कि दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए दो सोडियम जो है वो क्लोराइड मालिक्यूल्स और इसी तरह से यानी एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल जो है, यानी जिसको हम कहते हैं कि डाई एटमिक,
तो मालिक्यूल ये यानी यहाँ पे जो है वो बन रहे हैं या तश्कील पा रहे हैं और इस रद्दमल को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से जो यानी स्टायोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, तो ये यानी इनसे ये ज़ाहिर होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चार्ज जो है यानी वो उसके अकॉर्डिंगली ये हो रहा है। इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये स्टोइकोमेट्रिक जो हैं वो कोएफिशिएंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड में देख लेते हैं। हमें यहाँ पे सोडियम है और उसके 2 एटम्स हैं, इसी तरह से हाइड्रोजन है उसी के भी 2 एटम्स हैं, और क्लोरीन उसके भी 2 एटम्स हैं। तो ये टोटल जो है वो 6 एटम्स हुए। और इसी तरह से प्रोडक्ट साइड में हम देख लेते हैं अगेन, जो हमें यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम है उसके 2 एटम्स हैं। तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है उसका भी जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में वो भी सेम है। और इसी तरह से क्लोरीन जो है उसका भी जो है वो यानी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स पे सेम है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मास में कोई कमी नहीं आती बिफोर रिएक्टिंग एंड आफ्टर रिएक्टिंग। तो यानी जो उसमें जो मास है वो सेम ही रहेगा या नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम रहेंगे और उसमें कोई चेंज नहीं आती। इसी तरह से जो यानी चार्ज है वो भी ओवरऑल चार्ज जो है वो सेम रहती है बिफोर रिएक्टिंग एंड आफ्टर रिएक्टिंग। तो ये है जिसको यानी स्टायोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं, यानी ये नंबर्स होते हैं इन फ्रंट ऑफ केमिकल फार्मूलाज जो शो कर रहे होते हैं कि यानी या रिप्रेजेंटेशन होती है किस्म की स्ट्रेट फॉरवर्डली ये नंबर ऑफ एटम्स या उनका जो मास है वो कितना है, सो दैट के वो इक्वल हो या बराबर हम कर सकें जब आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अगर ये आपस में बराबर नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि जो आपने इक्वेशन बनाई है वो बेसिकली प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है। आगे चलते हैं, हम इसको देख लेते हैं। कुछ खास किस्म की सिंबल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इक्वेशंस में। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है उसको आमतौर पे जो है एरो से सेपरेट किया जाता है। तो इसके अलावा जो है वो कुछ खास किस्म की जो है वो सिंबल्स आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं। सिंगल एरो है और उसके अलावा फिर डबल एरो है, वो रिवर्स में जा रहे हैं यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो ये शो करते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है वो रिवर्सिबल है। इसी तरह से एस जो है वो यानी सॉलिड स्टेट को शो करती है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड है तो जब ये बन जाता है साल्ट तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से डाउन एरो जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म को जो है वो शो करता है। तो बहरहाल जो यानी अलामतें हैं, तो ये यानी जो अलामतें हैं इनको जब इस्तेमाल कर किया जाता है तो इसका मतलब है कि अलामतों को मुख्तलिफ किस्म के रद्दमल के दरमियान फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रद्दमल के किस्म की निशानदेही करने के लिए यहाँ पे हम जो है वो यानी स्टायोकेमेट्रिक रिलेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं। और इससे ये होता है कि हमें यानी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है या उनकी काउंटिंग करने के लिए या अगर मुख्तसरन कहें कि बैलेंसिंग करने के लिए हमें आसानी होती है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की और जो हैं वो यानी सिम्बल्स हैं। मिसाल के तौर पे एल जो है वो शो कर रही होती है लिक्विड फॉर्म को या लिक्विड स्टेट को, और इसी तरह से एक क्यू जो है ये एक्वस फॉर्म को यानी या एक्वस सोल्यूशन को जो है वो शो करती है। इसका मतलब है कि वो पानी में जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है यानी गल सकता है। इसी तरह से जी जो है वो गैसियस स्टेट को। तो ये कॉमन सिंबल्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, एस, एल और इसी तरह से ए क्यू और इसी तरह से जी, या इसी तरह से ये जो डेल्टा है यानी हीट को शो करती है या आमतौर पे हीट लिखा जाता है। तो ये कॉमन सिंबल्स हैं। अलबत्ता ये जो हैं वो रेयर्स हैं, ये अल्टरनेटिव है, ये गैसियस प्रोडक्ट को जो है शो करती है। इसी तरह से प्रेशर के लिए लिखा जाता है कि ये प्रेशर है। और इसी तरह से अगर प्रेशर जो है जिसमें हम रिएक्शन देखते हैं कि वो कैरिड हो रहा है इन या आउट फॉर्म में, तो ये यहाँ पे 2 एटम्स जो हैं वो शो किए करते हैं। इसी तरह से जब टेम्परेचर जो है वो मेंशन करना होता है तो वो किया जाता है जिस तरह से यहाँ पे आपको 0 डिग्री सेल्सियस नज़र आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो यानी सिंबल्स हैं जो यूज़ की जाती हैं इक्वेशंस में, यानी रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी हम इनको मेंशन करते हैं। तो हमें इनसे आइडिया होता है कि जो यानी मॉलिक्यूल्स हैं या जो अगर कोई मिक्सचर है या अगर कोई कंपाउंड है या अगर कोई एलिमेंट है तो वो किस फॉर्म में है।
सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस फॉर्म में है, और वो जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो रिएक्ट वैसे नेचुरली कर रहे हैं या हमें उनके लिए मिसाल के तौर पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर है, या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर है, तो उसके बाद फिर वो जो चीज़ हमें मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, वेदर वो एक्वस फॉर्म में मिल रही है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो ये हम सिंबल्स यूज कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशंस। तो इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, जिस तरह हमने पहले भी इसको हमने डिस्कस किया, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके माइंड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यानी जो मास है वो रहे। यानी इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट में जितने भी आपके पास यानी एलिमेंट्स हैं या आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो यानी मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो रिएक्टेंट के टाइम पे और रिएक्टेंट के बाद यानी प्रोडक्ट में भी बराबर होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल। उनमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, कोई किस्म की वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें चेंज या वेरिएशन होगी तो इट मीन्स के आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी जिसको तहफ़्फ़ुज़ का कानून कहा जाता है उर्दू में, तो बड़े पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ का कानून ये हुक्म देता है कि किसी अंसर की मिकदार किसी कीमियाई रद्द-ए-अमल में तब्दील नहीं होती, और इस तरह से कीमियाई मसावात के हर पहलू को किसी खास अंसर की एक ही मिकदार की नुमाइंदगी करना होगी। इसी तरह से जो आप देख रहे होते हैं कीमियाई रद्द-ए-अमल होता है उसमें ये महफूज रहते हैं। तो लिहाजा मुतवाज़न जो यानी मसावात होगी, यानी जो एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, केमिकल इक्वेशन, तो उसके दोनों तरफ यानी एक ही चार्ज मौजूद होना चाहिए। इसी तरह से एक जो है वो मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि कीमियाई फार्मूले के लिए जो है वो आपको एक ख़ास किस्म का नंबर जो है उसको आप तब्दील करके कीमियाई मसावात को मुतवाज़न कर सकते हैं। इसी तरह से सादा कीमियाई मसावात जो है उसके यानी मुआयने के ज़रिए जो है, जिसको आम तौर पे हम कहते हैं जिस तरह से आप एक यानी बैलेंसिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड आप इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आप मिसाल के तौर पे काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ़ जो एटम्स हैं वो बराबर हैं आइदर साइड्स पे। तो ये यानी एक ख़ास किस्म का जो है वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, या ये एक टेक्नीक इस्तेमाल की जाती है कि जिसमें आप देखते हैं कि या काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो आइदर साइड्स पे चेंज होने चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस यानी तब होती है कि जब आप एटम्स को जो है वो आगे पीछे करते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये जो मिसाल है इसके ज़रिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसको आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन हमें 1 है और हाइड्रोजन जो है वो हमें यहाँ पे 4 है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो हमें यहाँ पे 4 है। तो ये एलिमेंट्स, ये जो यानी नंबर ऑफ एटम्स है इनका, ये जितना है यहाँ पे भी ये उतना ही होगा। सिर्फ ये है कि ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, तो प्रोडक्ट में वो कार्बन के साथ भी रिएक्ट कर सकती है और हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यानी मीथेन है CH4 यानी मीथेन गैस, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो आग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन के बगैर जो है वो कहीं पे भी आग नहीं जलती। या सिंपली आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे जो है वो आग बड़ी मुश्किल से जलती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, जिस वजह से दिक्कत होती है। तो ये जब चलती है तो आग जलती है, तो उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एक जो है वो इवेपोरेटिव फॉर्म होता है वाटर का, तो ये बन रहा होता है। तो बहरहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन अगेन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में, और 2 यहाँ पे, तो ये 4 हुए। और इसी तरह से हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये 4 हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आइदर साइड पे बिल्कुल भी बराबर होने चाहिए। तो इसमें आप जो है वो इंस्पेक्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें आपने इनको काउंट करना होगा कि वेदर नंबर ऑफ एटम्स जो है इज सेम ऑन आइदर साइड्स, मींस के रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड और नॉट। अगर नहीं है तो फिर आप जो है इसको कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि कोएफिशिएंट 2 जो है वो यूज़ किया जाता है। तो कोएफिशिएंट 2 जो है दैट इज़ कॉमन नंबर, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोएफिशिएंट 2 इस्तेमाल करें, आप उसकी जगह पे नंबर 3 जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो एटम्स होते हैं वो आम तौर पे यानी डायटोमिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिस तरह से हाइड्रोजन है, इसी तरह से ऑक्सीजन है,
और इसी तरह से मिसाल के तौर पे जो है वो नाइट्रोजन है। तो कुछ गैसेज जो होती हैं वो हमेशा या मोस्टली डाई एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, तो आप कोएफिशिएंट 2 और कोएफिशिएंट 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे आप यानी जो नंबर ऑफ एटम्स है उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। तो वो कोएफिशिएंट आप रिएक्टेंट साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप नए से कोई एटम जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते या एलिमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप ऐसा कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते कि जो आपको रिएक्टेंट साइड में नहीं है, लेकिन आप उसको जो है वो प्रोडक्ट साइड में जो है वो रख रहे हैं। इसी तरह से फिर आपने ये भी इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट साइड में जो चीज़ बन रही है वो प्रॉपर कोई फार्मूला है किसी चीज़ का। ऐसा नहीं है कि बस आपने वैसे ही रख दिया उसको, वो कोई फार्मूला ही नहीं है या उससे कोई चीज़ बन ही नहीं रही, आपने कोई ऐसे ही बस लिख दिया। तो ये भी होता है कि आपने उसको इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट साइड में जो चीज़ बन रही है वो प्रॉपर एक किसी चीज़ का फार्मूला है। इसके अलावा जो है जो इंस्पेक्शन मेथड है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप जो है उसके ज़रिए आप इसको यूज़ करेंगे और उसमें आप इंश्योर करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप कोएफिशिएंट जो है जो यूजुअली 2 है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इवन समटाइम्स आपको जो है वो 3 भी इस्तेमाल करना होता है डाई एटमिक जो यानी फार्म में जो हमें एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं उनके लिए। तो मुआयना करने के तरीक़ेकार की निशानदही की जा सकती है, क्योंकि इंतहाई पेचीदा कीमियाई फार्मूले के सामने यानी एक की जो है काबिलियत को रखना और दूसरे यानी हर जुज़ को हर चीज़ से पहले जो है वो रखना। जैसे आप देखते हैं कि कोएफिशिएंट जो है वो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं और एरोज़ जो है वो हम जो है वो शो करते हैं जिसमें सेम नंबर जो है ईच एटम जो है उनको ज़ाहिर करता है। इसी तरह से अगर कोई फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट अगर एग्जिस्ट हो रहा है मिसाल के तौर पे, तो हर काबिलियत को सबसे यानी छोटी तादाद के साथ ज़र्ब दें, जिस तरह से आपको यहाँ पे राइट साइड में नज़र भी आ रहा होगा, तो उससे फिर आपको आसानी होगी। और फिर जिनको मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है आमतौर पर किसी एक जुज़ या काबिलियत के साथ किसी रद्द-ए-अमल के लिए जो है आप उसको यानी फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट जो है वो लगा सकते हैं, यानी आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं या आप 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो मिसाल हम यहाँ पे जो हमने पहले भी देखा मीथेन और ऑक्सीजन, तो जब ये आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है रिएक्टेंट साइड को पहले जो है इंस्पेक्शन मेथड के प्रोसेस से गुजारेंगे और उसके बाद जो है फिर आप प्रोडक्ट साइड को जो है उस यानी अमल से गुजारेंगे इंस्पेक्शन मेथड से, और फिर आप इंश्योर करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप उसमें कोएफिशिएंट यूज़ करके आप उसको जो है बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि यानी इंस्पेक्शन जो है उसमें या आप देखते हैं कि यानी मुतवाज़न रहने के लिए आखिरी एटम के मुआयने यानी ऑक्सीजन से पता चलता है कि यानी दाएं हाथ की तरफ जो है वो 4 आप देख रहे हैं कि एटम्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि बाएं हाथ में आप देख रहे हैं कि इसी तरह के यानी जो है वो यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो वहाँ पे 2 हैं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप और इसी तरह से पहले से यानी जो है वो यानी 2 से पहले 2 रखकर आप इसको जो है वो यानी बैलेंस कर सकते हैं एज़ कोएफिशिएंट, जिस तरह से आपको नीचे नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो इस तरह से जो है वो बैलेंस हो सकता है। तो ये अगर यहाँ पे 2 मिसिंग होगा तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमने जब शुरू में देखा था प्रीवियस पेज पे, तो यहाँ पे भी आप देख लें कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 जो है वो मिसिंग है। और इसी तरह से आप यहाँ पे जब देख रहे हैं तो बाद में हम इंस्पेक्शन मेथड के साथ तो अब आप इसको यहाँ पे कोएफिशिएंट इस्तेमाल करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। और इसी तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जिस तरह मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि एन आयोनिक इक्वेशन इज़ अ केमिकल इक्वेशन इन व्हिच इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिटन एज़ dissociated ions. So ionic equations are used for single and double displacement reactions that occur in aqueous solutions. तो सिंगल रिप्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। सिंगल रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और डबल जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मतलब है कि दो जो यानी एलिमेंट्स हैं वो आपस में जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और इसकी वजह से प्रोडक्शन में जो है वो हमें कोई दूसरी चीज़ जो है मिल रही होती है। तो ये था हमारा आज का सेशन।
केमिकल इक्वेशंस के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि केमिकल इक्वेशंस किस तरह से जो फॉर्म होती हैं और उस तरह से किस तरह से उनको हम बैलेंस कर सकते हैं, कौन सी पर्टिकुलर सिंबल्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। तो आई होप कि आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में या उनको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो सी यू टिल द नेक्स्ट सेशन। बस जाते जाते आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ या सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।